हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अक्टूबर को होने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम मंत्रा की टीम करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चला रही है, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो देख चुके हैं। उन 3 वीडियो में सबसे पहला था आर्थिक परिदृश्य, दूसरा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने आर्थिक सर्वे और केंद्रीय बजट को देखा था, तीसरे वीडियो में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का फर्स्ट पार्ट देखा था, उसी का बचा हुआ पार्ट इस सेक्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हेलिना और ध्रुवास्त्र। इसको लेकर के हेलिना और ध्रुवास्त्र, इसका प्रयोग परीक्षण किया गया, ये कब किया गया, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये फरवरी 2021 में इसको ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दोनों, इसका प्रयोग सफल प्रयोग परीक्षण किया गया। ठीक है, ये यूजर ट्रायल के तौर पे इसको किया गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में हेलिना आर्मी वर्जन और ध्रुवास्त्र ये एयरफोर्स वर्जन, इस सिस्टम के लिए संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षण में LAH यानी कि लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से डेजर्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। अब दूसरी चीज कि इसका निर्माण कौन किया है, किसके द्वारा ये विकसित किया गया है, तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहां पे हम थोड़ा सा इसको एरेज कर दें, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। चलिए, DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ये यहां पे ध्यान दीजिएगा। उसी के साथ में ये हमने आपको बता ही दिया कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। उसी के साथ में जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। उसमें ये कि ये सभी मौसम में दिन और रात वाली क्षमता में, मतलब ये काम कर सकता है, रात दिन ये सभी मौसम में काम कर सकता है। उसी के साथ में ये पारंपरिक कवच वाला टैंक के साथ में विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच वाले युद्धक टैंकों को पराजित करने में भी सक्षम है। कौन? हेलिना और ध्रुवास्त्र। ठीक है, ये तीसरी पीढ़ी का लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरबेटरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया के सबसे उन्नत जो हथियार हैं उनमें से ये एक है। ठीक है, ये सबसे दुनिया के उन्नत हथियारों में से एक है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है, देखिए 2 प्रौद्योगिकी केंद्रों का उद्घाटन किया जा रहा है। ये किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये मार्च में किया जा रहा है, मार्च 2021 में। ठीक है, मार्च 2021 में किया जा रहा है। ठीक, इसी के साथ में इसको केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्हीं के साथ में, मतलब उन्हीं के द्वारा ये किया गया, नितिन गडकरी जी के द्वारा। 2 प्रौद्योगिकी जो केंद्रों का उद्घाटन किया गया वह विशाखापत्तनम और भोपाल में बनाया गया है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ और पॉइंट, जैसे प्रौद्योगिकी केंद्रों में प्रशिक्षण और उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचा मौजूद है और यहां पर प्रति वर्ष 16,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें संदेश जैसा कि पता चला आपको, संदेश मतलब मैसेज क्या है कि जब कोरोना के समय व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा चर्चित भी रहा है इस बीच में, कि व्हाट्सएप की तरह ही एक ऐसा भारतीय यानी कि स्वदेशी तौर पर इसको निर्मित किया गया एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन है, इसको फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2021 में। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यहां पे देखिए आप लिखा हुआ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको विकसित किया गया, प्रारंभ किया गया। यह जो है एक मैसेंजर की तरीके से काम करेगा, जैसे कि व्हाट्सएप आपका काम करता है, उसी तरीके से कुछ और भी पॉइंट, जैसे कोविड-19 के समय जब कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित संचार
सुनिश्चित संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया था। ठीक है, इस ऐप का जो पहला वर्जन था वो अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। कब? अगस्त 2020 में। ठीक है, इस तरीके से अगस्त 2020 के बाद ये दोबारा लॉन्च किया गया। कब? फरवरी 2021 में। ठीक है, अब ये पहले जो है केवल सरकारी अधिकारियों के लिए हुआ करता था, लेकिन हालांकि अब इसको जन सामान्य के लिए जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसको व्हाट्सएप के तरीके से इसी के तर्ज पर बनाया गया है। इसमें भी अपनी ईमेल आईडी और पंजीकृत फोन नंबर बदलने की अनुमति नहीं देगा ये। साथ में ही इसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से संचालित किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में। इसमें क्या है? दूसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2021। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय है इसकी बदलती जिंदगियां। देखिए यहां पे मुख्य विषय बदलती जिंदगियां। इसकी टैगलाइन ये जरूर ध्यान दीजिएगा। टैगलाइन विषय क्या है, टैगलाइन क्या है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। टैगलाइन क्या है? जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था। साझेदार देश कौन रहे हैं? स्विट्जरलैंड। अगर हम साझेदार राज्यों की बात करें तो उसमें है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। अब जो है इसका जो मुख्य बिंदु है उसको कुछ और भी वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि ये 1 से 3 मार्च के बीच में, 1 से 3 मार्च 2021 के बीच में ये आयोजित हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। दूसरी चीज कि इसका जो आयोजक है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा के साथ मिल करके ये उद्योग, और उसी के साथ मिल रहा है उद्योग संगठन CII और ABLE यानी कि एबल, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइज। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो हमने आपको बताया जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, BRAC। ठीक है, BRAC। उसी के साथ में उद्योग संगठन जो है भारतीय उद्योग परिसंघ CII। उसी के बाद में हमने आपको बताया CII ABLE, एबल। ठीक है, एबल का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस। ये सभी साथ मिलकर के इसका आयोजन किए हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें सबसे पहला क्या देख रहे हैं? PSLV C51 का प्रक्षेपण किया जा रहा है। ये कब किया गया है? ये फरवरी 2021 में किया गया। डेट मतलब वैसे 28 फरवरी 2021 है, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि फरवरी 2021 में किया गया है। ठीक है, इसरो के द्वारा किया गया, ये भी मालूम होगा आपको। उसी के साथ में कुछ और पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो जो भी हमारी PSLV जाती है या प्रक्षेपण के लिए जाता है तो वो कहां से भेजा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये श्रीहरिकोटा कहां से, कहां पे है श्रीहरिकोटा? ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, यहीं से इसको प्रक्षेपित किया गया। ठीक, अब इसके बाद में PSLV C51 के बारे में देख लेते हैं। PSLV C51 के जरिए ही ब्राजील का एमेजोनिया नाम है इसका, एमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रह भेजे गए हैं। ठीक है, 18 जो अन्य उपग्रह हैं उसमें से 14 जो है वो NSIL के व्यावसायिक उपग्रहों में इसमें से 1 भारत का है और 13 USA का है और 4 जो है इसरो का था। ठीक है, अब देखिए 18 में से 4 इसरो का, 14 NSIL का। अब इस 14 जो व्यावसायिक उपग्रह थे उसमें से 1 भारत का और 13 है USA का। ठीक है, क्लियर हो गया। PSLV के द्वारा 34 देशों के 342 उपग्रहों में अभी तक कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। मतलब ये एक बड़ी उपलब्धि है PSLV के द्वारा। ठीक है, PSLV के द्वारा अब तक कितने 34 देशों के 342 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है इस बार C51 के बारे में, PSLV C51, वो ये कि इसके माध्यम से डिजिटल कार्ड प्रारूप में भगवत गीता को भी अपने साथ ले गया है ये। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसी के साथ में PSLV C51 का यह 30वां उड़ान था। ठीक है,
इसी के साथ में अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में अभ्यास डस्टलिक सेकंड। अब ये क्या है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हो रहा है सबसे पहली बात, ठीक है। किसके किसके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। देखिए इस तरीके से कई अभ्यास हम लोगों ने देख लिया है, वो सब जो है नोट करते जाइएगा और जो पीडीएफ है वो देखते जरूर जाइएगा, उसको एक जगह जरूर याद कर लीजिएगा, एक दो अभ्यास पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। अभ्यास डस्टलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हो रहा है। सबसे पहली बात कि इस बार का जो अभ्यास डस्टलिक है वो कहां पे हो रहा है, ठीक है। इस बार का जो अभ्यास डस्टलिक सेकंड, यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पे डस्टलिक सेकंड लिखा हुआ था, ठीक है। ये चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड में ये आयोजित हो रहा है। दूसरी बात ये कि इससे पहला वाला कहां हुआ था, इस यहां तो हम लोगों ने दूसरा देख लिया, तो पहले वाले की भी तो आवश्यकता है जान लेने की। वो हुआ था चिरचिक में, ट्रेनिंग एरिया उज्बेकिस्तान में ही ये हुआ था। कब, नवंबर 2019 में, नवंबर 2019 में ये हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में आईएनएस करंज, ये भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। सबसे पहली चीज तो ये देख लें कि कब शामिल हुआ, ये मार्च 2021 में शामिल हो रहा है, मार्च 2021 में शामिल हो रहा है, ठीक है। ये मुंबई में आयोजित एक समारोह हुआ, उसी में इसको शामिल किया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी है ये, ठीक है। स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी है, इसको शामिल किया गया है करंज, ठीक है। नाम ध्यान दीजिएगा। उसके साथ में स्कॉर्पियन श्रेणी में टोटल कितनी पनडुब्बियां बनाई जानी थी, स्कॉर्पियन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। स्कॉर्पियन में अभी तक टोटल 6 पनडुब्बियां बनाई जानी थी, उसमें से ये तीसरी है, कौन सी, करंज। अब इसके साथ में इससे पहले जो 2 और शामिल की जा चुकी थी वो कौन कौन है, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंदेरी। तो ये 2 इससे पहले वाली हैं, तीसरी हो गई करंज, यानी कि 3 और बनना अभी बाकी है। ये किस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है, ये करंज जो है वो प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित किया जा रहा है। अब इससे कुछ और पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि यह पनडुब्बी जो है वो निर्देशित हथियारों से छिप करके हमला करेगी, छिप करके ये हमला करने में सक्षम है, ठीक है, छिप करके हमला करने में सक्षम है। उसी के साथ में जल से सतह पर अथवा पानी के नीचे एंटीशिप मिसाइलों व टारपीडों से हमला इससे किया जा सकता है। जैसे समुद्र में है तो जल के नीचे ही रहने पर ही वहीं से किसी को भी अगर मार के गिराना है तो वो इससे किया जा सकता है, आईएनएस करंज से, ठीक है। वो यही बताया जा रहा है इसमें। सभी मौसम में यह संचालित किया जा सकता है, सभी मौसम में संचालित किया जा सकता है। उसी के साथ में करंज में एक विशेष प्रकार के स्टील के द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि उच्च तनाव सहने की क्षमता व उच्च तन्यता की विशेषता से युक्त है। सबसे बड़ी बात जो है, इस पनडुब्बी में ऑक्सीजन निर्माण भी किया जा सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में युद्धाभ्यास हो रहा है एक डेजर्ट फ्लैग, 4th नाम है इसका। ये यूएई के मेजबानी में हो रहा है। इसका आयोजन जो है वो कहां पर हो रहा है, अल दाफरा एयरबेस पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यूएई के मेजबानी में, और दूसरी बात कि अल दाफरा एयरबेस पर किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना इसमें पहली बार शामिल हो गई है, भारतीय वायुसेना इसमें पहली बार शामिल हो गई है। तो लेकिन इसके साथ और कौन कौन से लोग हैं, तो इंडिया हो गया, पहली चीज तो इंडिया, दूसरे नंबर पर यूएसए इसमें शामिल है, तीसरे नंबर पर देखें तो इसमें फ्रांस भी शामिल है, फ्रांस शामिल है। उसके बाद देखिए सऊदी अरब भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, ठीक है। सऊदी अरब के बाद में दक्षिण कोरिया शामिल है, दक्षिण कोरिया शामिल है। इसी के साथ में दक्षिण कोरिया के साथ में बहरीन भी इसमें शामिल है। तो ये सभी 6 देश इसमें शामिल है, सभी देशों के वायुसेना इसमें भाग ले रही है। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में स्फीयर एक्स मिशन।
ये नासा के बारे में आपको मालूम ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नासा है। ये नासा का फुल फॉर्म भी कभी इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है नासा के बारे में। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा, NASA, नासा क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसने फरवरी 2021 में अपने नए प्रस्ताव के साथ में एक मिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, उसी के साथ में अप्रोच ऑफ रियनाइजेशन एंड आइसेज एक्सप्लोरर स्फीयर एक्स। तो इसी सबको पूरे को मिला करके देखें, स्फीयर, SPHERE। ठीक है, स्फीयर एक्स। अब देखिए इसको इसका जो पूरा वो है स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। इसके बाद इपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसेज एक्सप्लोरर। तो ये पूरा एक्सप्लोरर, इस तरीके से ये पूरा नाम बनता है एक्स स्फीयर एक्स मिशन। ठीक है, ये नासा का है। अब दूसरी चीज कि नासा ने लॉन्च सेवाएं प्राप्त करने के लिए एलन मस्क की एक कंपनी है, क्या नाम है उसका? एलन मस्क की कंपनी का स्पेस एक्स, इसको ये जिम्मेदारी सौंप दिया है। इसी के साथ में देखिए कि स्फीयर एक्स जो है वो करेगा क्या कि वो अवरक्त प्रकाश ग्रहण करके आकाश का सर्वेक्षण करेगा। इसी के लिए इसका विकास किए जाने की बात की गई है। ये प्रक्षेपित कब होगा? ये जो है प्रक्षेपित होगा स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से जून 2024 में। तो अभी ये बात नहीं की गई, अभी इसका प्रस्ताव रख दिया गया है, पूरी प्लानिंग हो गई है कि जून 2024 में हम स्फीयर एक्स मिशन नासा के माध्यम से हम लोग एलन मस्क की कंपनी को जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके माध्यम से इसको हम भेजेंगे। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट, इस मिशन के द्वारा क्या क्या हमें प्राप्त होने वाला है? इस मिशन के द्वारा अपनी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के 100 मिलियन तारों का भी अध्ययन किया जाएगा। मिल्की वे जो है ना, मिल्की वे के जो 100 मिलियन तारे हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। उसी के साथ में मिल्की वे में जीवन के लिए आवश्यक पानी और कार्बनिक अणुओं की भी खोज की जाएगी। ठीक है, कार्बनिक अणुओं की भी खोज की जाएगी। तो ये पूरा हो गया स्फीयर एक्स मिशन के बारे में। ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, नए बिंदु के साथ में क्या इसमें क्या है? स्पेस एक्स के द्वारा एक साथ कितना 143 उपग्रह प्रक्षेपित किया जा रहा है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ में इसने एक काम किया है और साथ में ही जो एक विश्व रिकॉर्ड था उसको भी इसने तोड़ दिया। उसमें क्या है कि स्पेस एक्स के द्वारा 143 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, जिसमें स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करता है इसमें भी, और 143 उपग्रहों को कहां से भेज रहा है? ये कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको भेजा जा रहा है। इसका नाम दिया है इसने ट्रांसपोर्टर 1। इसको भेजा गया, इससे पहले जो भेजा गया था वो इसरो के द्वारा भेजा गया था फरवरी 2017 में। उसमें 104 उपग्रह भेजे गए थे। ठीक है, 104 इसरो के द्वारा भेजा गया था, तो वो एक रिकॉर्ड था कि इससे ज्यादा किसी ने अभी तक नहीं भेजा था। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इसरो वाले रिकॉर्ड को, यानी कि भारतीय जो है संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको तोड़ते हुए स्पेस एक्स ने कितना भेज दिया? 143 उपग्रह इस फॉल्कन 9 रॉकेट से भेज दिया है। ठीक है, स्पेस एक्स ने 10 स्टारलिंक उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेज दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ इसमें, इसीलिए इसको जानने की जरूरत है। अब स्टारलिंक उपग्रह क्या होते हैं ये भी आपके मन में गूंजेगा एक प्रश्न के तौर पे। तो स्टारलिंक जो उपग्रह है ये स्पेस एक्स का ब्रॉडबैंड इंटरनेट बेड़े का प्रथम उपग्रह है। ब्रॉडबैंड
ठीक है, ब्रॉडबैंड उपग्रह का ये प्रथम उपग्रह है जो ध्रुवीय एवं अलास्का क्षेत्रों के ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है, स्टारडस्ट 1.0। स्टारडस्ट 1.0 जो है ये सबसे पहली चीज कि जनवरी 2021 को अमेरिका के, कब, जनवरी 2021 को अमेरिका के मेन में है एक लॉरिंग कॉमर्स सेंटर, वहां से स्टारडस्ट को प्रक्षेपित किया गया। हालांकि ये बस केवल एक बार देख लीजिए, लॉरिंग इसका, ठीक है, लॉरिंग कॉमर्स सेंटर है, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया। यह जो है वो जैव ईंधन के द्वारा संचालित ये पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण है, पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण है। इसी के साथ में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले जो रॉकेट ईंधन के विपरीत ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जैव ईंधन से निर्मित है। ठीक है, ये एक लॉन्च वाहन होगा, लॉन्च वाहन होगा, ये लॉन्च वाहन। ठीक, ये एक रॉकेट है, लॉन्च वाहन मतलब रॉकेट ही, ठीक है, रॉकेट है ये। इसी के साथ में यह 20 फीट लंबा और द्रव्यमान लगभग 250 किलोग्राम है। यह रॉकेट जो है ब्लू शिफ्ट द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? ब्लू शिफ्ट के द्वारा निर्मित है। ठीक है, ब्लू शिफ्ट के द्वारा निर्मित है। इसी के साथ में देख लेते हैं कुछ और, जैसे स्टारडस्ट 1.0 ये रॉकेट अधिकतम जो है ये 8 किलोग्राम तक के भार पेलोड को ले जा सकता है। ठीक है, जो ये स्टारडस्ट होगा कितना ले जाएगा अपने साथ में? अपने साथ में ये 8 केजी का ये उपग्रह ले जा सकता है। ठीक, तो जितना भी ले जाएगा ये 8 ही होंगे, टोटल 8 केजी के अधिकतम ये होंगे। ठीक, इसी तरीके से कुछ और भी पॉइंट, जैसे ये रॉकेट अंतरिक्ष में क्यूबिट्स नामक छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद करेगा। ठीक है, अब इसी के साथ में चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। ये एक युद्धाभ्यास है 2020 का, जिसमें जो है ये हो कब रहा है, ये 8 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच में हो रहा है। कब से? 8 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में, इसके बीच में हो रहा है। ये किसके किसके बीच में हुआ? भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच में ये हो रहा है। कहां पर हुआ? बीकानेर राजस्थान में आयोजित हुआ। ठीक है, इसको इतना ही देखिए। उसी के साथ में चलते हैं अब अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। रिमोट सेंसिंग उपग्रह है याओगान 33, ये चाइना ने इसको प्रक्षेपित किया है। ठीक है, चाइना, कल भी हम लोग चाइना के बारे में बहुत कुछ देखे थे, आज भी हम लोग चाइना के बारे में देख रहे हैं। रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगान 33 इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च, ये भी नाम हम लोगों ने कल देख लिया था। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, 4C रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। इसी के साथ में इसको क्यों प्रक्षेपित किया गया ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए, उसी के साथ में वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ में भूमि संसाधन सर्वेक्षण, फसल उपज अनुमान और आपदाओं की रोकथाम तथा उनमें कमी लाने के लिए, इन सब चीजों के प्रयोग करने के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगान इसको प्रक्षेपित किया गया है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है? इसमें है कि आकाश एनजी मिसाइल इसका परीक्षण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये सबसे पहली चीज कि 25 जनवरी को हो रहा है, जनवरी 2021 को डीआरडीओ के द्वारा इसको उड़ीसा के तट से परीक्षण किया जा रहा है। यह एक नई पीढ़ी की मिसाइल होगी जो है सतह से हवा में मतलब जमीन से सतह से इसको हवा में प्रक्षेपित किया जा सकता है। ये मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, अब इसी के साथ में कुछ और पॉइंट्स, जैसे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, सॉ इसका नाम दिया गया है, सॉ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये भी डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। इसी के साथ में ये कब जो है जनवरी, ये भी जनवरी 2021 में HAL
द्वारा हॉक विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया गया। ठीक है, इसी के साथ में देखिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित, ये हमने बता ही दिया। सा जो है यानी कि भारतीय हॉक विमान में प्रयुक्त ये पहला स्मार्ट हथियार है, ये स्मार्ट हथियार। ठीक है, इसी के साथ में कुछ और पॉइंट्स, जैसे जो है ये 2013 में ही इसको 2013 में ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदन मिल चुका था, अनुमोदन मिल चुका था। इसी के साथ में यह हथियार जो है ग्लाइड बम श्रेणी से संबंधित है, जो कि 100 किलोमीटर की सीमा के जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने में ये सक्षम है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इस बार तो उसका नाम सुन सुन करके जो है सभी लोग परेशान हो चुके हैं। चलिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो कोवैक्सीन जो है ये आपका स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है, ये भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बना हुआ है। उसके साथ में ही ये न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन के आनुवांशिक पदार्थ के आवरण के विरुद्ध ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर जो भी देखा ये कोवैक्सीन से संबंधित है, ये कोविशील्ड से संबंधित है। ठीक, तो कोवैक्सीन वाले में क्या, सबसे पहले हमने देखा कि स्वदेशी ये कोरोना वैक्सीन थी, भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, इसी के साथ में जो इसमें जो संस्थान थे वो आईसीएमआर तथा एनआईवी का मतलब क्या हुआ, एनआईवी, ये तो थोड़ा सा देखिएगा, एनआईवी, ठीक, एनआईवी इन दोनों के सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है। यह एक निष्क्रिय टीका है। निष्क्रिय टीका के बारे में हमने कल भी बताया था, जिसे रोग पैदा करने वाले जीवित सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर विकसित किया गया है। ठीक है, इस टीके को विकसित करने के लिए के दौरान ही रोगजनक और सूक्ष्म जीवों की स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है, उसे जीवित रखा जाता है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी पहचान कर सके और उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा अनुक्रिया को उत्पन्न कर सके। न्यूक्लियो कैप्सिड, इसका जो उद्देश्य क्या है ये हमने बता दिया यहाँ पे। न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन वायरस के आनुवांशिक पदार्थ के आवरण के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करना, ये कोवैक्सीन का पूरा काम हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया किस तरीके से होगा। अब कोविशील्ड वाला ये भी हम आपको बता चुके कि स्वीडिश और ब्रिटिश इन दोनों कंपनियों के द्वारा, जो दवा निर्माता कंपनी है एस्ट्राजेनेका के सहयोग से, यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टीके का एक संस्करण है। ठीक है, ये संस्करण है। इसी के साथ में कुछ और पॉइंट्स, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में इस टीके का विनिर्माण ये भागीदार है। इसमें वायरस की बाहरी सतह पर मौजूद SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन प्रोटूसियंस का आनुवांशिक पदार्थ शामिल होता है, जो इसे मानव कोशिका के साथ आबद्ध करने में सहायता करता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस प्रोटीन को खतरे में के रूप में पहचानती है और इसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर देती है, जिससे जो है हमें सुरक्षा प्रदान हो जाता है कोरोना के विरुद्ध। चलिए अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है, आईएनएस सिंधुवीर ये म्यांमार नौसेना में शामिल हो गया। अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा और उसमें आपने इस सिंधुवीर की बात जो हमने की थी, उसमें क्या हमने बताया था, उसमें बताया था कि आईएनएस सिंधुवीर को भारत से म्यांमार में भेज दिया गया। आज हम उसी को बता रहे हैं कि आईएनएस सिंधुवीर को म्यांमार नौसेना में शामिल कर लिया गया। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये जानने की जरूरत है, जो हम लोगों ने सिंधुवीर भेजा है यहां से, वो म्यांमार में किस नाम से शामिल किया गया, क्योंकि नाम का बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना, चाहे वो यूपी हो, चाहे भारत हो, या फिर किसी अन्य देश में। ठीक, आईएनएस सिंधुवीर जो है वो म्यांमार में यूएमएस मिनी थिंकथू नाम से अपनी नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, यह म्यांमार को भारत के सागर मतलब सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के विकास के लिए दृष्टिकोण से के तहत इसको दिया गया है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें अस्मी ध्यान दीजिएगा, आत्मसम्मान कठोर परिश्रम। अस्मी ये क्या है कि ये 9 mm की पिस्टल बनाई गई है। ठीक है, 9 mm की पिस्टल बनाई गई है। बड़ी खुशी हुई होगी ना सुन के कुछ लोगों को,
चलिए कोई नहीं। पहली जो स्वदेशी हमारी पिस्टल है 9mm की स्वदेशी पिस्टल, जिसका नाम है अस्मी। ठीक है, ये डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। ये नाम आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अस्मी, आत्मसम्मान कठोर परिश्रम। ये सेना तथा अर्धसैनिक बलों को जो है इसको दिया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। इसी के साथ में कुछ और पॉइंट, जैसे ये 2 किलो की बंदूक है, इसका वजन कितना 2 kg है, 2 kg वजन है। नाल की लंबाई जो है वो, मतलब बंदूक तो आपने देखा होगा ना, नाल जो होती है उसकी वो जो लंबाई है वो 8 इंच है। ठीक, 8 इंच की लंबाई है। और मैगजीन की इसकी जो क्षमता है मैगजीन की, वो 33 राउंड इसमें लगाया जा सकता है, 33 राउंड। ठीक है, इस तरीके से इसका जो ऊपरी रिसीवर है वो एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से, तथा निचला जो रिसीवर है वो कार्बन फाइबर से बना हुआ है। तो ऊपरी रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से और निचला जो रिसीवर है वो कार्बन फाइबर से बना हुआ है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद की गई। सबसे पहली चीज तो तेजस की खरीद ये कहां से की गई, कब की गई? तो पहली चीज कि कब की गई, 13 जनवरी 2021 को खरीद हो रही है इसकी। कब? 13 जनवरी 2021 को इसकी खरीदारी हो रही है। कितना खरीदा गया? 73 LCA तेजस MK1A लड़ाकू विमान और 10 LCA MK1 ट्रेनर विमान की खरीद हुई। तो टोटल कितना हो गया? 83। ठीक है, 83। इसी के साथ में जो LCA MK1A स्वदेशी में डिजाइन विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक 4+ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ये ध्यान दीजिएगा, ये 4th प्लस, ठीक है, 4th+ पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान है। इसी के साथ में कुछ और पॉइंट, जैसे एरे यानी कि AESA, ये चारों नाम ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। AESA, VBR और EW, उसी के साथ में AAR, इसके फुल फॉर्म में हमने लिख दिए हैं। एरे रडार यानी कि AESA रडार, उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज BBR मिसाइल, EWE स्वीट, उसके साथ AAR। इसकी महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताओं से लैस है और जो भारतीय वायुसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शक्तिशाली प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे यह 50% की स्वदेशी सामग्री के साथ में लड़ाकू विमानों की श्रेणी की पहली खरीद भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित है, जो कि कार्यक्रम के अंत तक उत्तरोत्तर 60% तक पहुंच जाएगा। लेकिन देखिए इसमें टोटल जो है, यही ध्यान दीजिएगा, 50% तक स्वदेशी है ये, और 60% तक जब तक निर्मित हो जाएगा तब तक इसमें 60% तक वो भारतीय निर्मित होगी, यानी कि भारतीय स्वदेशी तौर पर ये निर्मित होगी। ठीक है, 60% भाग इसमें लगभग होगा स्वदेशी। उसी के साथ में कि यह हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण किसके द्वारा? HAL के द्वारा किया जा रहा है। इस खरीद में HAL के साथ डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्रों में MSME सहित 500 भारतीय कंपनियां काम करेंगी। ठीक है, 500 भारतीय कंपनियां काम करेंगी। इसी के साथ में अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है? मोटर बाइक एम्बुलेंस है, इसका नाम है रक्षिता। ठीक है, रक्षिता मतलब रक्षा करने वाली ये बाइक है, एम्बुलेंस बाइक है, इसीलिए ऐसा नाम भी रखा गया है रक्षिता। ठीक, इसमें क्या होगा? ये DRDO के नाभिकीय औषधि तथा संबंध जो विज्ञान संस्थान है उसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स, जैसे ये CRPF और उसी के साथ में कुछ इसकी विशेषताएं हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, CRPF को इसको सौंपा गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स इसको सौंपा गया। ठीक है, इसी के द्वारा ये भी देखिए, ये रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट इसमें लगाई गई है, जिसे आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है। रिक्लाइनिंग का मतलब जो जैसे एक बाइक होती है, बाइक के बगल में आपने देखा होगा वो जय और वीरू वाली जो गाना चलता है,
है ना, उसी के साथ में एक रिक्लाइनिंग लगा दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया है, अचानक कहीं कोई दुर्घटना हो गई है, तो जो है इसको सीआरपीएफ लेके गई, अपनी जो है वहां पे सेना लेके गई, ले जाने के बाद में बाइक से मतलब गया, एम्बुलेंस, मोटर बाइक एम्बुलेंस से, रक्षिता से, ठीक है। तो वहां पे किसी को घायल देखा, उसमें बैठा लिया, बैठा लेने के बाद उसको जो है लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। अब जो कुछ इसकी विशेषता है वो भी हम देख लेते हैं। हेड इमोबिलाइजर इसमें लगा हुआ है, सुरक्षा हार्नेस जैकेट लगा हुआ है, हाथों और पैरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा पट्टियां भी लगाई गई हैं। ड्राइवर के लिए वायरलेस मॉनिटरिंग क्षमता और ऑटो चेतावनी प्रणाली के साथ साथ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मापने के उपकरण भी इसमें लगे हुए हैं। यह बाइक जो है एम्बुलेंस मौके पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा, इसीलिए तो इसका नाम एम्बुलेंस रक्षिता रखा गया है, ठीक। इसी के साथ में यह एयर स्प्लिंट मेडिकल और ऑक्सीजन किट से भी लैस है, ठीक है। इस बाइक को, एम्बुलेंस को न केवल अर्धसैनिक और सैन्य बलों के लिए अपितु नागरिकों के लिए भी ये उपयोग किया जा सकता है, ठीक। तो ये इसमें केवल सीआरपीएफ और केवल अर्धसैनिक बलों के लिए नहीं, बल्कि ये नागरिकों के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए चलते हैं सी विजिल 2 देख लेते हैं। सी विजिल 2 ये समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 2 ये 21 के दूसरे संस्करण। एक तो ये आप पहले ध्यान दीजिए, सी विजिल 21 इसी का ये दूसरा जो है युद्धाभ्यास है, समुद्री रक्षा अभ्यास है, ठीक। इसी का दूसरा है, यह हर दूसरे साल होता रहता है, तो हर दूसरे साल होता है। तो इससे पहले इसी सी विजिल 1 हुआ था, इस बार सी विजिल 2 हो रहा है, ठीक। ये भारतीय नौसेना के द्वारा और इस अभ्यास में भाग लिया जा रहा है। और उसी के साथ में देखें तो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में, इसमें साथ में तटवर्ती क्षेत्र के साथ में जो EEZ वाला जो भारत आपने देखा होगा उसका मैप, तो भारत के जो क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र, EEZ वाला जो क्षेत्र है, उसमें इसका अभ्यास इसकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में पहला जो संस्करण था वो जनवरी 2019 में हमको देखने को मिला था, तो दूसरा 2021 में, दो साल के बाद ये देखने को मिल रहा है, ठीक। अब इसी के साथ चलते हैं अपने नए स्लाइड पर, नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल ओशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि ये महासागरीय आंकड़ों के प्रबंधन के लिए इसको तैयार किया गया है। जो सबसे बड़ी बात है ये कि ये दिसंबर 2020 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस वेब आधारित एप्लीकेशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले ही बताया कि महासागरीय जो आंकड़े होंगे उसके प्रबंधन के लिए अपनी तरह का यह पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उसी के साथ में देखिए महासागरों के टिकाऊ प्रबंधन, क्या क्या, टिकाऊ प्रबंधन और टिकाऊ प्रबंधन के साथ में ब्लू इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का एक पार्ट, इकोनॉमी में एक टर्म होता है ब्लू इकोनॉमी, जो समुद्री तौर पर हम उसको अर्थव्यवस्था से जोड़ करके उसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी, समुद्री परिचालन इसमें होता है, समुद्री तौर पर जो आवागमन होता है, ठीक है, आवागमन होता है, तो ये जो भी चीजें अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती हैं, समुद्री लेन देन, व्यापार, लेन देन, जो भी चीजें हैं वो हम ब्लू इकोनॉमी में उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स जो हम लोग देख रहे थे, डिजिटल ओशन, उसमें ये डिजिटल ओशन को हिंद महासागर के किनारे पर बसे सभी देशों के लिए ओशन डेटा मैनेजमेंट में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के तौर पर बढ़ावा दिख जाएगा इससे। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अब नए बिंदु के साथ में पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण हो रहा है। पृथ्वी 2 मिसाइल ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी होगी भी, लेकिन फिर भी आइए एक बार देख ही लेते हैं। इसकी जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर है। दूसरी चीज कि सतह से सतह पर
ये जरूर ध्यान दीजिएगा, सरफेस टू सरफेस है ये, ठीक है। तो ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ये एकल चरणीय है, मतलब जो जैसे आपने देखा होगा मिसाइल को इस तरीके, यहाँ पे मिसाइल हमें बनाना भी थोड़ा सा टफ है, ठीक है। फिर भी इस तरीके से कुछ आप, चलिए ये हमने आपका रोबोट का वो बना दिया, ठीक है। ये बूस्टर टाइप का ये हमने आपको बना दिया, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए मिसाइल है, तो ये एकल चरणीय है, मतलब एक ही चरण है इसमें लगे हुए हैं, इसी में द्रव प्रणोदक चालित मिसाइल ये बनाई गई है, ठीक है। 500 से 100 किलोग्राम तक की ये युद्ध सामग्री वॉरहेड ले जाया जा सकता है। वॉरहेड जो ये आगे जो होता है ना, इसी में वॉरहेड भरा जाता है, तो ये 500 से 1000 किलो तक की इसकी सामग्री हो सकती है, ठीक। इस तरीके से हमारा ये पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण भी हमने कर लिया। चलिए अब चलते हैं सागरमाला सी प्लेन सेवा के बारे में देख लेते हैं। ये सबसे पहली चीज तो ये वहां पर, कहां पर, सबसे पहले तो ये अहमदाबाद के केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य अभी वर्तमान तौर में परिचालित हो रही है। कहां पे? अहमदाबाद के केवड़िया में, साबरमती रिवर फ्रंट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो मध्य, वहां पर इसको परिचालित किया गया है। अब जो और भी योजना है, सबसे पहले चीज तो जनवरी 2021, ये लिखना ना भूलें हम, नहीं तो यही पे काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जनवरी 2021। अब इसमें क्या है, जनवरी 2021 को पत्तन जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा कुछ चुनिंदा मार्ग हैं, उन पर एयरलाइन परिचालकों के लिए सी प्लेन सेवा को भविष्य में शुरू करने की जानकारी प्रदान की जा रही है। तो कहां कहां पे किया जाएगा? सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि दिल्ली यमुना रिवर फ्रंट से लेकर के अयोध्या, टिहरी, अरे टिहरी गढ़वाल वाला, ठीक है, श्रीनगर उत्तराखंड वाला, वही चंडीगढ़ मुंबई से लेकर के शिरडी, लोनावाला, गणपति पुल, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप समूह, सूरत से लेकर के द्वारका, मांडवी और कांडला, खिंडसी बांध, नागपुर और एराई बांध, चंद्रपुर, इन सभी को इस परियोजना से जोड़ने का प्लान है, ठीक है। अब इसी के साथ कुछ और पॉइंट जो हमने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इजराइल के द्वारा 3 मल्टी रेंज मिसाइल डिफेंस प्रणाली का परीक्षण किया गया। कब किया गया भैया? पहले ये तो देख लो। ये किया गया है दिसंबर 2020 में, ठीक है, दिसंबर 2020 में इसका परीक्षण किया गया, ठीक। अब इसी के साथ में जैसे 3 प्रकार की मिसाइल, कौन कौन सी? एरो, डेविड स्लिंग तथा आयरन डोम दागी गई इस परीक्षण के तहत। इन तीनों मिसाइलों का जो परीक्षण हुआ वो कहां पे हुआ? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के ऊपर किया गया था। एरो जो मिसाइल है, इसमें इसके बारे में देख लेते हैं। एरो मिसाइल जो है यह लंबी दूरी की घातक मिसाइलों के आक्रमणों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। ये इजराइल और अमेरिका के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। अब डेविड स्लिंग वाली देख लेते हैं। ये सतह से हवा में, सरफेस टू एयर पे मार करने वाली है। दूसरी चीज कि जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को निष्क्रिय करने में भी ये सक्षम है। अब हम देख लेते हैं आयरन डोम के बारे में। यह एक वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है। वायु रक्षा प्रणाली के साथ में जिसका उपयोग जो है शत्रु रॉकेटों के प्रहार को निष्क्रिय करना है। इस परीक्षण के माध्यम से इजराइल ने ड्रोन से लेकर के लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों को भेजने की प्रणालियों की क्षमता को भी प्रदर्शन किया है। अब चलते हैं MQ-9BC गार्डियन। पहली चीज तो ये MQ-9BC गार्डियन, ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ी हम कुछ और भी बातें बताएंगे MQ-9 के बारे में। फिर हम देखेंगे MQ-9BC। तो MQ-9BC गार्डियन प्रीडेटर, MQ-9 जो है मानव रहित हवाई वाहन, उसी का ये समुद्री संस्करण है। क्या हमने कहा था? नाम याद रखने के लिए। क्यों? क्योंकि MQ-9 जो है, MQ-9, ये आई मत पढ़ लीजिएगा, MQ-9 जो है ये मानव रहित हवाई वाहन था, ठीक है, UAV। इसी का ये समुद्री संस्करण है, सी गार्डियन। यहां नाम देखिएगा, इसीलिए हमने कहा था नाम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के बाद में कुछ और पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। 36,000 समुद्री निगरानी
रडार और एक वैकल्पिक मल्टी मोड समुद्री सतह पर खोज रडार इसमें लगा हुआ है। उसी के साथ में जो कुछ और पॉइंट्स जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इसमें 2 अमेरिकी हथियार ड्रोन विमानों को तमिलनाडु में आईएनएस रजाली में भारतीय नौसेना के बेस में इसको शामिल कर लिया गया है। ये तो पॉइंट यहाँ इसका नहीं है, ये हमें लगा है कि कुछ गलती से यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है, इसको आप मत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अभी जो हमने यहाँ पे बताया वो यही पे ध्यान दीजिएगा। MQ-9 जो है ये मानव रहित हवाई वाहन, उसी का ये समुद्री संस्करण है। 40 घंटे तक ये आकाश में 40 घंटे तक ये आकाश में रहने और धरती से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखता है। 3600 समुद्री निगरानी रडार और एक वैकल्पिक मल्टी मोड समुद्री सतह पर खोज रडार इसमें लगा हुआ है। इसका जो उपयोग होगा वो एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे अभियानों में किया जा सकता है। अच्छा, सी गार्डियन जो ड्रोन है वो मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज और बचाव, कानून प्रवर्तन आदि के लिए भी उपयोगी होगा। ठीक, अब इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका में 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गया। भैया कहां से गया, तो सबसे पहले ये देख लो, जनवरी 2021 में गया। ठीक है, जनवरी 2021 में गोवा से इसको विदा किया गया। इस बार जो गए हैं 40वां जो भारतीय वैज्ञानिक अभियान, इसमें 43 सदस्य थे, 43 तो वैज्ञानिक थे, 43 सदस्य गए हुए हैं। ठीक, अब जो दूसरी चीज है वो कि चार्टर्ड आइस क्लास पोत जो है वो MV वास्ली गोलोबनिन, ठीक है, इससे गया है, यह यात्रा करेगा और 30 दिन के बाद अंटार्कटिका में ये पहुंच जाएगा। अब अंटार्कटिका में इससे पहले आपको मालूम है कि 3 जो है स्थायी तौर पर अनुसंधान बेस स्टेशन भारत ने अपना बनाया है। वहां पे क्या क्या नाम है उसका, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। तो वर्तमान समय में मैत्री और भारती ये 2 वहां पर अनुसंधान स्टेशन चालू है। बाकी तीनों के नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। 35वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त ये 2020 का हो रहा है। नाम से देखिए यहां पर जो हमने हेडिंग बनाई है उसी से पता चल गया होगा आपको कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में हो रहा है। भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच में ये गश्त हो रहा है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में क्या है, इसरो के द्वारा नए संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया जा रहा है। कब किया जा रहा है ये दिसंबर 2020 में किया जा रहा है। किसके द्वारा, PSLV C50 के द्वारा। देखिए हमने C51 इससे पहले देखा था, ठीक है, यहां पे हम लोग देखेंगे C50 के बारे में, PSLV C50 के बारे में। ये PSLV का 52वां मिशन जो है सफलतापूर्वक रहा है। तो C51 वाला कौन सा हो गया, तो यहां से आप उसको भी ध्यान देख लीजिए, वो 53वां हमारा था, 53वां सफलतापूर्वक मिशन। ठीक है, अब इसी के साथ में यह जो था देश का 42वां, यानी कि जो इसकी बात अब हम कर लेते हैं, PSLV C50 के द्वारा जो भेजा गया है CMS-01। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 42वां संचार उपग्रह है। इसी के दायरे में देश की मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब समूह शामिल होंगे। यह उपग्रह जो है देश के संचार नेटवर्क, ई लर्निंग, टेलीमेडिसिन और आपदा प्रबंधन सेवाओं में ये मदद करेगा। तो इस तरीके से हमने CMS-01 के बारे में भी देख लिया। कुछ और पॉइंट्स जो बचे हुए हैं, जैसे GSAT और इनसैट श्रृंखला के बाद भारत द्वारा संचार उपग्रह की नई श्रृंखला में यह पहला उपग्रह है। ठीक है, GSAT और किसके बाद, GSAT और इनसैट के बाद जो है ये भारत संचार द्वारा संचार उपग्रह की नई श्रृंखला में यह पहला उपग्रह होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है, अपतटीय गश्ती पोत सक्षम के बारे में। यह लगभग 70% स्वदेशी सामग्री से बना हुआ है। भारतीय तटरक्षक ICV के लिए अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक सक्षम नाम से लॉन्च किया गया है।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 30 mm की एक गन लगी हुई है, गन मतलब बंदूक लगी हुई है, ठीक है, जिसका वजन जो है 2350 टन है, ठीक, 2350 टन है। इसी के साथ में कुछ और पॉइंट्स, जैसे कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणालियों के साथ में तटरक्षक बल के साथ सेवा में सबसे उन्नत गश्ती जहाज भी है ये, सक्षम, ठीक। अब चलते हैं, देखते हैं पृथ्वी पर लौटा चांग-ई 5 यान। अब इसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था, जिसके माध्यम से हम लोगों ने भेज दिया था इसको पृथ्वी पर, जो अभी लौटाए हैं ना चांग-ई को, इसको कल हम लोगों ने भेजा था। चाइना का ये यान था, ठीक है। चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों मिलकर के इसको जो है इसको बनाए, मतलब भेजे थे। उसी के साथ में चाइना जो है, ये चाइना का ही है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तो इससे पहले भेज चुका था। चाइना के बाद में जो है, अब देखें जो चाइना भेजा है, इसी के बाद अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद में तीसरे नंबर पर चाइना आ गया, जो कि चंद्रमा के नमूनों को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लाने में ये सक्षम हो गया है। तो सबसे नंबर पे कौन था? यूएसए। दूसरे नंबर पे सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ। तीसरे नंबर पे आपका हो गया चाइना, चीन, ठीक है। तो ये चाइना का था चांग-ई 5 यान, ठीक। इसको कल हम लोगों ने भेजा था, उसमें आप देख लीजिएगा, पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें चांग-ई 5 यान के बारे में डिटेल में बताया गया था। इसमें हम लोगों को बस इतना देखना था कि जो है वो सफलतापूर्वक वापस आ गया। ये गिरा कहां पे? मंगोलिया के भीतरी इलाकों में ये उतरा है, ठीक। इसी के साथ में अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, कुछ और जानकारी के साथ में, जैसे हाइपरसोनिक पवन सुरंग के बारे में। हाइपरसोनिक जो पवन सुरंग है, इसका उद्घाटन हो रहा है कहां पर? इसका उद्घाटन हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका और रूस के बाद अब जो है भारत ये तीसरा इसमें बनाने में, इसको हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाने में स्थान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। भारत का पहला मैरीटाइम थिएटर है कमांड, जिसका नाम है कमांड, ठीक। ये दिसंबर 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों ने कहा कि देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन वर्ष 2021 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। एमटीसी मैरीटाइम थिएटर कमांड, ठीक। इसकी स्थापना जो है वो कर्नाटक के करवार नौसेना बेस में होगी, की जा रही है। इसी के साथ में जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं वो नौसेना अधिकारी वाइस एडमिरल होंगे, ठीक है, ठीक। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है? इंटरसेप्टर 9 C454, ये सूरत जिले के हजीरा में आयोजित होगा। सूरत जिले के हजीरा में आयोजित एक कार्यक्रम में इसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। इस इंटरसेप्टर नाव को भारतीय तटरक्षक बल के कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र में, इसको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के नियंत्रण में गुजरात में इसको संचालित किया जाएगा। अब कुछ और भी, जैसे L&T कंपनी के द्वारा ये बना हुआ है, ठीक है, निर्मित किया गया है। गहरे पानी में ये काम करने में सक्षम है। दूसरा कि अधिकतम ये 45 समुद्री मील प्रति घंटे की इसकी स्पीड होगी। 27 मीटर से अधिक लंबा यह नाव पीछा करने और पकड़ने तथा खोज और बचाव एवं समुद्री निगरानी के लिए बनाई गई है, ठीक। अब इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है कि भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज बनाया गया। इसका नाम है सुजीत इसका नाम है। तो सुजीत को जो है वो गोवा में जलावतरण कर दिया गया। कब किया गया ये भी देख लें, दिसंबर 2020 में। कब किया गया? दिसंबर 2020 में। कहां पे किया गया? गोवा में जलावतरण किया गया इसका, ठीक है। जलावतरण का मतलब जल में उतारा गया, अगर शुद्ध हिंदी में जलावतरण हो गया, ठीक। यह आफ तट गश्ती जहाजों की श्रृंखला में यह दूसरा जहाज है, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह उन्नत तकनीक का नौ परिवहन है। उसी के साथ में संचार उपग्रहों और सेंसर और मशीनरी से ये लैस है। कुछ और पॉइंट्स, जैसे ये एक जुड़वा इंजन हेलीकॉप्टर
4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने के लिए बनाया गया है, जिसमें 2 इनफ्लेटेबल यानी कि हवा वाली नाव शामिल हैं। इसका जो उपयोग होगा वो तलाशी के लिए होगा। सुजीत का उपयोग किसके लिए? तलाशी के लिए होगा, खोज और बचाव के लिए होगा, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्त के लिए किया जा सकता है। कानून प्रवर्तन का मतलब जो अफीम और जो है जो अभी पकड़े गए 2 लोग ना, आर्यन और उसके बाद जो है उसके साथ पूरा अभी मिल गया है गैंग, पता नहीं कौन कौन है। ठीक है, अभी आपने देखा मुंबई में भी जो है लगभग वहां पे भी काफी बड़ी मात्रा में पाया गया। तो ये जो है इसी से कानून प्रवर्तन जो हमारा है कानून प्रवर्तन निदेशालय उस पे से संबंधित है, तो इससे काफी हमको राहत मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपना अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है, हिमगिरी का आप जलावतरण कर दीजिए। कब कर रहे हैं इसको? तो दिसंबर 2020 में इसका जलावतरण हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? दिसंबर 2020 में। ठीक है, दिसंबर 2020 में इसका जलावतरण हो रहा है। इसी के साथ में ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत 7 जहाज जो थे उसी के तहत इसको किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसमें 4 जहाज जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड तथा 3 जहाज जो है वो GRSE के द्वारा बनाया जा रहा है। इस जहाजों में राडार से बच निकलने की तरकीब, अग्रणी स्वदेशी हथियार और अन्य सुधारों के साथ साथ सेंसर भी फिट किया गया है। तो इसके साथ ही हम अपना सेशन यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। एक छोटा सा वीडियो और बनेगा, काफी लंबा हो जाएगा था सेशन, इसीलिए इसको हम यहीं पे समाप्त करके छोटा सा वीडियो एक और बनेगा, जिसमें लगभग जो है जो बचे हुए पार्ट्स हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से उसको हम लोग उसमें समाप्त कर लेंगे। बाकी रही बात ये कि आप लोग इस वीडियो को देखते जाइए और जो भी पॉइंट्स आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया है संस्थान का, आप उस पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।